सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है दैट इज़ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, इसके थर्ड पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एंड सोल्यूशन वाले पार्ट को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो के जो PDF नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिरप, जो कि एक लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सिरप का। आखिर सिरप को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। हम सब ने सिरप को देखा है, हम जानते हैं कि सिरप दिखता कैसा है, सिरप हम किसे बोलते हैं। हम सब ने सिरप को कभी ना कभी अपने लाइफ में कंज्यूम किया है। जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जब हमें सर्दी खांसी हो जाती है, तो डॉक्टर हमें ज़्यादा करके सिरप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सिरप को हम डिफ़ाइन कैसा कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। सो सिरप इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर विच कंटेन 66.7% वेट बाय वेट ऑफ शुगर। सो सिरप एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन होता है जिसके अंदर जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो तकरीबन 66.7% होती है। यानी कि अगर मेरे पास 100 ml सिरप प्रेजेंट है तो उस 100 ml सिरप के अंदर तकरीबन 66.7% शुगर होगा। सो होप आपको डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझ गया होगा कि सिरप को हम डिफाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं सिरप का। सिरप्स हैव एबिलिटी टू मास्क द बीटर टेस्ट ऑफ ड्रग। सो सिरप्स के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ड्रग का जो बीटर टेस्ट होता है, जो गंदा टेस्ट होता है, उसे ये ख़त्म कर सकता है, उसे ये रोक के रख सकता है। सिरप्स आर स्वीट इन नेचर सो दे कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रेंस। सो सिरप्स, जैसा कि हमें पता है कि ये शुगर का बना हुआ होता है, तो इसके वजह से सिरप स्वीट होते हैं, मतलब ये मीठा होता है। तो इसके वजह से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर। सिरप्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे कि आपने अगर मेडिकल स्टोर वगैरह पर इसे देखा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं देखने के लिए। सिरप्स हैव एबिलिटी टू रजिस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। सो सिरप्स के पास एक और एबिलिटी होती है कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के रख सकते हैं अपने अंदर। सिरप्स आर थिक सो दे प्रोड्यूस सूदिंग इफेक्ट ऑन इरिटेटेड टिश्यू ऑफ थ्रोट। सो सिरप जो ये शुगर का बना हुआ होता है तो इसकी वजह से जो इसकी विस्कोसिटी होती है शुगर की, यानी कि थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है। सो इसके गाढ़ेपन की वजह से ये हमारे थ्रोट के अंदर, यानी कि हमारे गले के अंदर जाके बहुत ही अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब हमें सर्दी खांसी होती है। तो इसीलिए ज़्यादा करके डॉक्टर हमें सिरप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर में गाढ़ा होता है और ये गाढ़ेपन की वजह से हमारे गले के अंदर ज़्यादा देर तक रह सकता है। जितने ज़्यादा देर तक हमारे गले के अंदर ये रहेगा उतना ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट मिलेगा और उतना जल्दी हमारा थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी खांसी वगैरह ठीक हो जाएगा। इकोनॉमिकल एंड सेफ फॉर द पेशेंट्स। सो सिरप्स इकोनॉमिकल होते हैं इन नेचर। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, अगर आप पैरासीटामॉल का एक सिरप लेने जाएंगे तो वो सिरप आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पैरासीटामॉल का इंजेक्शन लेने जाओगे तो वो इंजेक्शन आपको कम से कम 100 रुपये के ऊपर मिलते हुए दिखेगा। सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो सिरप होता है वो इकोनॉमिकल होता है, यानी कि कोई भी इसे आसान तरीके से खरीद सकता है, इसका प्राइस कम होता है। सो ये तो था एडवांटेजेस। सो होप आपको एडवांटेजेस अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सिरप्स का। पेशेंट टेकिंग सिरप्स रेगुलरली आर एट द रिस्क ऑफ डेंटल कैरीज। सो ऐसे पेशेंट जो सिरप्स बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिनको डेली सिरप्स लेना होता है, तो उन पेशेंट के अंदर डेंटल कैरीज के प्रॉब्लम हमें देखने मिलते हैं। यानी कि जैसे कि ये सिरप मीठा होता है, शुगर का बना हुआ होता है, शक्कर का बना हुआ होता है ये, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो शुगर है, शुगर हमारे दांतों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे दांतों में डेंटल कैरीज नाम की बीमारी पैदा कर सकता है। सो इसकी वजह से ऐसे पेशेंट जो शुगर को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, उन वैसे पेशेंट के अंदर डेंटल कैरीज हमें देखने के चांसेस मिल सकते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पेशेंट हु हैव डायबिटीज़। सो सिरप्स ऐसे पेशेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है जिनको डायबिटीज़ है,
क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से शुगर का होता है, यानी कि इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से हम ये किसी भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जल्दी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनको वो जल्दी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे इसे। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर टेक प्लेस इफ़ इट्स कंटेनर इज़ लेफ्ट ओपन। सो हमने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम कोई भी सिरप का अगर ढक्कन हमने टाइट बंद नहीं किया है तो हमें क्या देखने मिलता है वहाँ पे कि वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल आ जाते हैं वो ढक्कन पे। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है किसी भी सिरप का कि अगर ढक्कन बरोबर से बंद नहीं किया या थोड़ा सा ढीला बंद कर दिया उसे ढक्कन को, तो वहाँ पे क्या होगा, जो सिरप है वो सिरप ना क्रिस्टल फॉर्म में बनते हुए दिखेगा हमें। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। Childrens may mistakenly take extra dose as they are pleasant in taste. जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हमारा सिरप्स होता है ये सिरप शुगर का बना हुआ होता है, इसके वजह से सिरप्स की जो टेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरा कोई मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा डोज ले लेते हैं। तो ज़्यादा डोज अगर किसी बच्चे ने ले लिया तो उसकी बीमारी ठीक होने के बजाय वो हो सकता है और ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। तो ये जो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिरप्स, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सिरप्स का। हमारे पास 4 टाइप के सिरप्स अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल सिरप। व्हेन प्यूरिफाइड वाटर अलोन इज यूज्ड इन मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ शुगर, then the preparation is known as simple syrup. Example of simple syrup is simple syrup IP, USP और BP. सिंपल सिरप का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी सिरप को वाटर के हेल्प से बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वाटर लिया और मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर सिर्फ लिया है, मैंने एक चाशनी की तरह उसे अगर बना दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सिरप। आपने घर पे भी इसे बनाया होगा, आपके घर पे भी ये बनता है। जैसे कि अगर मैंने एक टोप में पानी डाल दिया और उसके अंदर शुगर डाल दिया, उसे अच्छे तरीके से बॉईल कर दिया, तो मेरा क्या बन जाता है, वो एक सिंपल सिरप बन जाता है। नेक्स्ट मेडिकेटेड सिरप होता है। व्हेन दिस सिरप कंटेन एनी मेडिसिनल सब्सटेंस देन द प्रिपरेशन इज नोन एज मेडिकेटेड सिरप। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल सिरप, डाइसाइक्लोबिन सिरप। मेडिकेटेड सिरप का मतलब क्या होता है, अगर मेरे सिंपल सिरप के अंदर मैंने कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड कर दिया तो वो जो सिरप है उसे हम क्या बोलेंगे, मेडिकेटेड सिरप। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल सिरप होता है, डाइसाइक्लोमिन सिरप होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई ना कोई एक मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट होता है। जैसे पैरासीटामोल सिरप जो है, तो पैरासीटामोल सिरप के अंदर पैरासीटामोल प्रेजेंट है, डाइसाइक्लोमिन सिरप के अंदर डाइसाइक्लोमिन प्रेजेंट है। ऐसे टाइप के जो सिरप्स होते हैं जिनके अंदर मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट हो, वैसे सिरप को हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड सिरप्स। नेक्स्ट होता है नॉन मेडिकेटेड सिरप्स। सिरप विच कंटेन ओनली फ्लेवरिंग एजेंट बट नॉट कंटेन एनी मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज नॉन मेडिकेटेड सिरप्स और फ्लेवर्ड सिरप। फॉर एग्जाम्पल चेरी सिरप, ऑरेंज सिरप, कोका सिरप। ऐसे सिरप जिनके अंदर सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट हो और कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट हो, तो वैसे टाइप के सिरप को हम बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप या फिर फ्लेवर्ड सिरप। तो ये जो फ्लेवर्ड सिरप होते हैं या फिर ये जो नॉन मेडिकेटेड सिरप होते हैं, ये किस काम में आते हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई भी सिरप को अगर कोई फ्लेवर देना होता है तो हम क्या करते हैं, इस नॉन मेडिकेटेड सिरप, जिसको हम फ्लेवर्ड सिरप भी बोलते हैं, इसका ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। नॉन मेडिकेटेड सिरप का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है चेरी सिरप, ऑरेंज सिरप या फिर कोका सिरप। ये एक फ्लेवर होते हैं, फ्लेवर्ड सिरप होते हैं जिनका यूज़ ज़्यादा करके हम किसी भी मेडिसिन के अंदर एक फ्लेवर देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल सिरप। आर्टिफिशियल सिरप्स आर मेड फ्रॉम सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकोल। दे आर ऑलमोस्ट 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सिंपल सिरप। ये जो आर्टिफिशियल सिरप होता है ये ज़्यादा करके सॉर्बिटॉल या फिर ग्लिसरीन या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल से बना हुआ होता है, और जो इनका स्वीटनेस होता है ये तकरीबन 500% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल सिरप। ये सिंपल सिरप से बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। अगर हमने सिंपल सिरप का क्वांटिटी कहीं पे अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं
तो वहाँ पे अगर हमने आर्टिफिशियल सिरप का एक ड्रॉप भी यूज़ कर दिया तो वो पूरा का पूरा जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। नेक्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं सिरप्स का, कि हम एक सिरप को बना कैसे सकते हैं। सो हमारे पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं। पहला होता है सोल्यूशन विद एड ऑफ हीट। दिस मेथड इज सुटेबल प्रिपरेशन मेथड इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट वोलेटाइल और हीट लायबल। सो ये वाला जो मेथड होता है ये उन मेडिसिन्स के लिए इस्तेमाल होता है, उन मेडिसिन्स के लिए बहुत ही सूटेबल होता है जो मेडिसिन्स हीट के कांटेक्ट में आने के बाद ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे मेडिसिन्स जो हीट लायबल होते हैं, यानी कि वो उनको मैं कितना भी ज़्यादा गर्म करूँ, कितना भी ज़्यादा आग दे दूँ, वो मेडिसिन जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो वैसे टाइप के मेडिसिन के लिए ये वाला जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। In this method, purified water is heated to 80 to 85 degrees Celsius and then removed from its heat source. Sucrose is added with vigorous agitation. Then other required heat stable components are added to the hot syrup. Then this mixture is allowed to cool and its volume is adjusted to the proper level by addition of purified water. If required, then flavoring agent are also added after the cooling of syrup to the room temperature. सो इस मेथड में हम करते क्या है, पहले तो हम प्यूरीफाइड वाटर को लेते हैं और उस प्यूरीफाइड वाटर को हम अच्छे तरीके से बॉईल करते हैं तकरीबन 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस तक। अब जैसे ही हमारा प्यूरीफाइड वाटर बॉईल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके अंदर शुगर को, जो भी सुक्रोज होता है हमारे पास, उस शुगर को या सुक्रोज को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब शुगर को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हैं एजिटेशन के द्वारा। अब जैसे ये पूरी अच्छे तरीके से हमारा सुक्रोज मिक्स हो जाएगा इस प्यूरिफाइड वाटर के अंदर, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस और जो भी अदर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हमारा एक मिक्सचर रेडी हो गया, सिरप सोल्यूशन रेडी हो जाता है। अब हम इस पूरे के पूरे सिरप सोल्यूशन को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए। अब हमारा ये जो सिरप सोल्यूशन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ठंडा हो जाएगा, वैसे ही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे 100 ml सिरप सोल्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 100 ml बनाने के लिए उसके अंदर प्यूरिफाइड वाटर ऐड करूँगा ताकि मेरा जो सिरप सोल्यूशन है वो 100 ml तक बन जाए। सो ये वाले मेथड के अंदर हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट डालना होता है इसके अंदर, तो हम सबसे लास्ट में क्या करते हैं, किसी भी फ्लेवरिंग एजेंट को इसके अंदर डालते हैं। सो होप आपको सबसे पहला वाला मेथड एकदम अच्छे तरीके से समझ गया होगा। हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, सोल्यूशन बाय एजिटेशन। दिस मेथड इज यूज फॉर दिस सब्सटेंस दैट आर वोलेटाइल एंड डिग्रेडेड बाय हीट। सो ये वाला मेथड उन सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है, उन मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है जो मेडिसिनल सब्सटेंस हीट के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनका। यानी कि अगर ऐसा मेडिसिनल सब्सटेंस जो वोलेटाइल इन नेचर हो, या फिर ऐसा मेडिसिनल सब्सटेंस जो हीट के वजह से बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वैसे टाइप के सब्सटेंस के लिए ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। क्योंकि ये मेथड के अंदर हम हीट का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। In this method, a large vessel is taken which is made up of stainless steel or glass. In this vessel, all the ingredients according to formulation are added in the purified water and then syrup is added with thorough agitation. So ये वाले मेथड में हम करते क्या हैं, एक बड़ा सा हम कंटेनर लेते हैं और ये कंटेनर ज़्यादा करके स्टेनलेस स्टील का बना हुआ चाहिए या फिर एक ग्लास का बना हुआ रहना चाहिए। अब हमारे इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला तो हम प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं। प्यूरिफाइड वाटर हमें जितना भी चाहिए होता है उतना हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हम आवर फॉर्मुलेशन। अब जैसे ही हमने प्यूरिफाइड वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बाकी सब इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो एक एक करके हम क्या करते हैं, इस प्यूरिफाइड वाटर के अंदर डालते हैं, जो कि हमारे बड़े वाले कंटेनर और वेसल के अंदर प्रेजेंट है। अब पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हमारा जो सिरप सोल्यूशन होता है, सिंपल सिरप सोल्यूशन, हम क्या करते हैं, उस सिंपल सिरप सोल्यूशन को इसके अंदर ऐड कर देते हैं जितना भी हमें चाहिए होता है। ऐड करने के बाद जैसे ही हमारा सबके सब मटेरियल ऐड हो जाते हैं फॉर्मुलेशन के हिसाब से, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसे अच्छे तरीके से एजिटेट करते हैं, इसे अच्छे तरीके से हिलाते हैं ताकि जो हमारा ये जो सोल्यूशन है
वो एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमारे लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये पूरी तरह से एक सिरप बन के रेडी हो जाता है। सो ये तो था सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं सिरप प्रिपरेशन का। एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड, ये है हमारा थर्ड मेथड। इन दिस मेथड medicated liquids such as tincture or fluid extract are added in the syrup as a source of medication। सो ये वाले मेथड में हम करते क्या हैं कि जो भी हमारे पास मेडिकेटेड लिक्विड होता है, जैसे कि टिंचर हो गया या फिर कोई भी फ्लूइड एक्सट्रैक्ट होता है जिसे हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के ज़रिए निकालते हैं, वैसे टाइप के मेडिसिनल सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, सिरप के अंदर डाल देते हैं और जो हमारा सिरप सोल्यूशन होता है वो बन के रेडी हो जाता है। द टिंचर और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट आर एडेड इन द वाटर एंड देन दिस मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम to separate out insoluble constituents. After this, the mixture is filtered to remove insoluble constituent and the filtrate is dissolved in sucrose solution। सो इस मेथड के अंदर हम करते क्या है कि जो भी हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस होता है, यानी कि जो टिंचर होता है और जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट होता है, उनको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर, प्यूरिफाइड वाटर के अंदर हम ऐड कर देते हैं जितना भी हमें बनाना होता है। अब इसके अंदर वाटर के अंदर ऐड करने के बाद ये हमारा एक मिक्सचर रेडी हो जाता है। सो ये मिक्सचर को हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए इसे हम अनडिस्टर्ब पोजीशन पे इसे हम रख देते हैं। अब ये टाइम पे होगा क्या कि जितने भी इसके अंदर इनसोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनसोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इनके अंदर निकलना चालू हो जाते हैं इन मिक्सचर के अंदर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते क्या हैं, थोड़े टाइम के बाद हम क्या करते हैं, जो भी इनसोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उस इनसोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए बाहर निकाल लेते हैं और जो भी हमारा फिल्ट्रेट बचता है, यानी कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन बचा हुआ है, उस सोल्यूशन को, उस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, उसे हम एक सिरप सोल्यूशन के अंदर, यानी कि सुक्रोज सोल्यूशन के अंदर उसे हम डिज़ोल्व कर देते हैं अच्छे तरीके से। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक सिरप सोल्यूशन बन के रेडी हो जाता है। सो होप आपको थर्ड मेथड अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ सिरप बाय परकोलेशन मेथड को देख लेते हैं। सो इन दिस मेथड अ परकोलेटर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरप। द नेक ऑफ परकोलेटर इज पैक्ड विथ सम क्वांटिटी ऑफ कॉटन, देन अबव कॉटन required amount of sucrose is added, then purified water is allowed to slowly pass through sucrose, thereby dissolving the sucrose and forming the syrup. If needed, this process is repeated again। सो ये वाले मेथड के अंदर हम करते क्या हैं, परकोलेटर का यूज़ करते हैं। परकोलेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ज़्यादा करके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए काम आता है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं परकोलेटर। सो ये वाले मेथड में हम करते क्या हैं कि जो भी नेक होता है परकोलेटर का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉटन को पैक कर देते हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ कॉटन रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसी कॉटन के ऊपर हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सुक्रोज ऐड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी प्यूरिफाइड वाटर होता है, उस प्यूरिफाइड वाटर को हम ऊपर से पास करवाते हैं। अब ऊपर से हम जैसे ही प्यूरिफाइड वाटर को डालेंगे तो ये जो प्यूरिफाइड वाटर है ना, ये हॉट प्यूरिफाइड वाटर, ये सुक्रोज को डिज़ोल्व करते रहेगा धीरे धीरे। और जैसे ही सुक्रोज डिज़ोल्व होगा, जो शुगर है हमारा ये पिघलने लगेगा। तो ये जो शुगर है ये क्या होगा, एक कॉटन के ज़रिए, कॉटन के रास्ते से क्या होगा, ये परकोलेटर से यहाँ ड्रॉप ड्रॉप बन के बाहर आएगा। तो जैसे ही हमारा ड्रॉप ड्रॉप बन के बाहर आएगा, वैसे ही हमें समझ जाना है कि ये जो हमारा परकोलेशन का जो स्टेप है वो यहाँ पे चालू हो चुका है। तो ये वाला जो प्रोसेस है हम जब तक करते हैं तब तक हमारा जो सुक्रोज है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए, या फिर हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन अच्छे तरीके से न मिल जाए। सो होप आपको मेथड ऑफ सिरप प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एक मेथड आपसे पूछ लेगा या फिर आपको बोलेगा कि चारों के चारों मेथड बताओ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट हम फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप्स को देख लेते हैं, यानी कि हम एक सिरप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। सो सबसे पहला होता है व्हीकल। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हीकल इन सिरप्स आर प्यूरिफाइड वाटर, यानी कि प्यूरिफाइड वाटर का ज़्यादा करके हम यूज़ करते हैं किसी भी सिरप सोल्यूशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट होता है केमिकल स्टेबलाइजर्स। सो केमिकल स्टेबलाइजर्स सच एज ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल आर एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी to prevent
prevent crystallization of sucrose, and surfactants are also added to dissolve certain ingredient in syrup and to make a syrup solution clear. सो केमिकल स्टेबलाइजर्स जैसे कि हम ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल या फिर पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं कभी कभी, ताकि हमारा जो सिरप है उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन का क्वांटिटी ना बढ़ जाए, हमारा जो सिरप है उसके अंदर क्रिस्टल ना फॉर्म हो जाए। सो इसके लिए हम ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करते हैं, और बहुत सारे सिरप्स के अंदर हम सर्फेक्टेंट्स को भी ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा सिरप है वो एक क्लियर सोल्यूशन बन जाए। और इसके अंदर कोई कोई इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कभी कभी अनडिज़ोल्व रहते हैं, सो इनको डिज़ोल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है कलरिंग एजेंट। सो कलरिंग एजेंट सच एज कोल टार डाइज लाइक अमरंथ, tartrazine and green ash are added to color the syrup. सो कलरिंग एजेंट जैसे कि कोल टार डाइज होते हैं, जैसे कि कोल टार डाइज के एग्जांपल होते हैं अमरंथ, या फिर टार्ट्राजिन होता है, ग्रीन एश नाम का केमिकल होता है। सो ये सब केमिकल का यूज़ करते हैं हम किसी भी सिरप को एक परफेक्ट कलर देने के लिए। नेक्स्ट होता है फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स सच एज लेमन एंड जिंजर टिंचर, raspberry juice and wild cherry juice, vanilla and orange are added to make a syrup a flavored syrup. सो किसी भी सिरप को अगर हमें फ्लेवर्ड सिरप बनाना हो तो उसके अंदर हम बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी टिंचर का यूज़ कर सकते हैं, लेमन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिंजर का यूज़ भी करते हैं हम ज़्यादा करके सिरप के अंदर, या फिर रास्पबेरी सिरप का यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, या फिर वाइल्ड चेरी का यूज़ करते हैं हम, या फिर वेनिला, ऑरेंज, ये सब का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सिरप है वो एक फ्लेवर्ड सिरप बन सके। नेक्स्ट होता है प्रिजर्वेटिव्स। सो बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबीन आर कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन सिरप्स। सो ये जो प्रिजर्वेटिव होता है इनका मीनिंग हमने बहुत बार लेक्चर में कवर किया है कि ये प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं। सो ये प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के रखते हैं, यानी कि अगर हमने किसी भी सब्सटेंस के अंदर हमने अगर प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया है तो उस सब्सटेंस के अंदर जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होंगे, यानी कि जो भी बैक्टीरिया फंगस का ग्रोथ होगा, वो ये जो प्रिजर्वेटिव है ये रोक के रखता है। सो मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव जो हमारे सिरप्स के अंदर यूज़ होते हैं वो ज़्यादा करके बेंजोइक एसिड होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, या फिर मिथाइल पैराबीन का भी ज़्यादा करके हम एक सिरप के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम स्टोरेज देख लेते हैं सिरप का। सो सिरप्स आर जनरली स्टोर्ड इन ड्राइड वेल क्लोज्ड बॉटल इन कूल डार्क प्लेस विद अ टेम्परेचर ऑफ 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हम ज़्यादा करके सिरप को एक कंटेनर में पैक करके इसे हम स्टोर करते हैं, और इसे हम ऐसे जगह पे स्टोर करते हैं जो जगह थोड़ा सा डार्क हो, जो जगह पे ज़्यादा लाइट वगैरह ना आती हो, तो वैसे जगह पे हम इस सिरप को ज़्यादा करके स्टोर करके रखते हैं। और बहुत सारे सिरप को हम एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, उन पे ही हम ज़्यादा करके सिरप्स को रखते हैं। लेकिन बहुत सारे सिरप्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, यानी कि उन्हें हम फ्रीज़र वगैरह में रखते हैं ताकि जो हमारा सिरप है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देख लेते हैं सिरप का। सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब क्या कि हमारा जो सिरप हमने बना के रेडी किया है उस सिरप की क्वालिटी कैसे है। ये क्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सो सबसे पहला होता है विजुअल इंस्पेक्शन। विद विजुअल इंस्पेक्शन द इंग्रेडिएंट एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स आर केयरफुली एग्जामिन फॉर प्योरिटी एंड फॉर अपीयरेंस। इट शुड बी गुड लुकिंग एंड एलिगेंट इन अपीयरेंस। सो सबसे पहला टेस्ट होता है विजुअल इंस्पेक्शन। इसके अंदर हम करते क्या हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट का हमने यूज़ किया है सिरप को बनाने के लिए, या फिर हमारा जब सिरप बन के रेडी हो जाता है तो उन सिरप को हम क्या करते हैं, अपनी आँखों के ज़रिए इसे हम चेक करते हैं कि हमारा जो सिरप है ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं है। तो ये हम करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा इसे हम चेक करते हैं। नेक्स्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन टेस्ट। द सिरप इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर अ वीक एंड इट इज़ एग्जामिन फॉर एनी प्रेसिपिटेशन आफ्टरवर्ड। सो ये वाले टेस्ट के अंदर हम करते क्या हैं कि जो भी हमारा सिरप सोल्यूशन होता है उस सिरप सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सिरप है
वो कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन तो नहीं आ चुका है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं आ चुका है। सो ये वाले मेथड के ज़रिए हम ये सब चेक करते हैं। नेक्स्ट होता है पीएच टेस्ट। द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन प्रिपरेशन कैन बी डिटरमाइंड आइदर बाय यूजिंग पीएच पेपर और बाय यूजिंग पीएच मीटर। सो जो सिरप होता है, सिरप का पीएच हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो हम पीएच पेपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर पीएच मीटर का यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी सोल्यूशन का जो पीएच है उसे चेक करने के लिए। नेक्स्ट होता है फिजिकल स्टेबिलिटी टेस्ट। द सिरप मस्ट बी स्टेबल फिजिकली, फॉर एग्जांपल इट डज नॉट कंटेन एनी क्रिस्टलाइजेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, कलरिंग एजेंट मस्ट बी कम्प्लीटली सोल्यूबल एंड मस्ट बी पैलेटेबल। सो फिजिकल स्टेबिलिटी यानी कि जो हमारा सिरप है वो फिजिकली स्टेबल है कि नहीं, यानी कि हमारे सिरप के अंदर कहीं माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे सिरप के अंदर क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, हमारे सिरप के अंदर जो भी हमने कलरिंग एजेंट का यूज़ किया है वो कलरिंग एजेंट पूरी तरीके से सिरप के अंदर डिसॉल्व है कि नहीं है। तो ये सब के सब हम चेक करते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट होता है विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी ऑफ सिरप प्रिपरेशन आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग ओसवाल्ड विस्कोमीटर। तो ये जो विस्कोसिटी होता है सिरप का, इसे भी हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सिरप का विस्कस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा भी विस्कस नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए इसकी विस्कोसिटी, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए सिरप का विस्कोसिटी। सो ये जो विस्कोसिटी होता है किसी भी सिरप का, उसे हम ज़्यादा करके ओसवाल्ड विस्कोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम चेक करते हैं। नेक्स्ट होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऑफ सिरप इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टेलेग्मोमीटर। सो सरफेस टेंशन जो सिरप का होता है इसे भी हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है सिरप के क्वालिटी कंट्रोल का। सो किसी भी सिरप का जो सरफेस टेंशन होता है उसे हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए चेक करते हैं जिसका नाम होता है स्टेलेग्मोमीटर। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं स्टेलेग्मोमीटर। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी होता है टेस्ट। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिरप इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय यूजिंग पिक्नोमीटर। सो किसी भी सिरप की जो डेंसिटी होती है ये एक टाइप की फिजिकल टेस्ट होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सो ये जो डेंसिटी होती है इसे हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक करते हैं जिसे हम पिक्नोमीटर बोलते हैं। आपको यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये पिक्नोमीटर कैसा दिखता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। So sucrose content can be determined in syrup by using HPLC and UV spectroscopy method. So किसी भी सिरप के अंदर जो भी सुक्रोज की क्वांटिटी होती है, अगर हमें उसे डिटरमाइन करना हो, अगर हमें उसे चेक करना हो, तो हम ज़्यादा करके 2-4 मेथड से चेक करते हैं। ज़्यादा करके HPLC मेथड होता है या फिर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है। ये सब मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी सिरप के अंदर सुक्रोज की क्वांटिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है लाइट ट्रांसमिटेंस टेस्ट। अ लाइट ट्रांसमिटेंस मीटर इज यूज टू चेक सिरप कलर। अ सिरप सैंपल इज चेक्ड फॉर कलर बाय पासिंग लाइट थ्रू द सैंपल। सो ये एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट ट्रांसमिटेंस टेस्ट। इसके अंदर हम एक लाइट ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं। अब ये लाइट ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि हम ये लाइट ट्रांसमीटर के ज़रिए ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो सिरप का एक्चुअल कलर है वो कैसा है। तो इस मेथड के अंदर हम करते क्या हैं कि जो भी हमारा सिरप सोल्यूशन होता है उस सिरप सोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो भी लाइट होता है ट्रांसमीटर के अंदर से जो भी लाइट निकलता है उस लाइट को हम पास करवाते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमारे जो सिरप का एक्चुअल कलर है वो कैसा कलर है। तो ये हमें एक रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज सेट होता है हर एक कलर का। तो वो रेंज में अगर हमारा सिरप आता है तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो सिरप का एक्चुअल कलर क्या हो सकता है। सो ये तो था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सिरप्स। सो होप आपको जो सिरप का वीडियो लेक्चर है अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।